हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। शुरुआत करते हैं वॉल्यूम 1 क्वांटिटेटिव मेथड्स के लर्निंग मॉड्यूल नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ट्री एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के सेशन नंबर 2 की। और इस सेशन में मैं लेने वाला हूं रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल एंड टोटल प्रोबेबिलिटी रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें डिसीजन ट्री के क्वेश्चंस आते हैं बेस फॉर्मूला हमारे कोर्स में, जो बहुत दिक्कतें देता है स्टूडेंट्स को। तो वो सीखें उससे पहले जरूरी है कि ये बेसिक रूल्स हर स्टूडेंट को आते हैं। हाँ, हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना लास्ट सेशन में सीख लिया, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज किए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, ये हमें आता है। बट स्टिल जब मैं प्रोबेबिलिटी की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम कुछ सिचुएशंस बनाएंगे और उसमें मल्टीपल इवेंट्स पे हम कुछ वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ सिंबल्स की बात करता हूं। कुछ सिंबल्स जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, तो इसको लिखेंगे कैसे? पी ए। कैलकुलेट अभी करते हैं, नंबर्स के साथ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इसके आगे मैंने कुछ और कंडीशन नहीं जोड़ी है, तो आई विल से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ब्रैकेट में थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखा जाता है, बट ठीक है, हम नॉर्मल सिंबल्स में लिखें तो भी चलेगा। बट जब मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कंडीशन लगा रहा हूं ए, गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, यानी बी हो चुका है, अब ए के होने के क्या चांस है? तो इसको लिखने का तरीका होता है पी ए अपॉन बी। ब्रैकेट के अंदर ए अपॉन बी वो एक सिंबल है, वो कोई मैथ्स का एक्सप्रेशन नहीं है। वो सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए के होने के चांसेस क्या है? अगर बी हो चुका है तो ये कंडीशन लगे, गिवन दैट। तो ये गिवन दैट वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा। अब ये कंडीशनल अनकंडीशनल क्या है वो समझते हैं आगे। नेक्स्ट, आगे हम जो रूल यूज करने वाले हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। जब लिखा होता है ए एंड बी, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी ए एंड बी, या फिर पी ए बी, या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर हम जो रूल यूज करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली योर मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल। नेक्स्ट, जब मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए और बी, तो जब मैं ए और बी बोलता हूं इट्स पी ए और बी। इसको लिखने का सिंबल पी ए यूनियन यू बी, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हो जाएगा। और यहां पर जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हम जो रूल यूज करेंगे दैट इज योर एडिशन रूल। अब ये रूल्स क्या है वो देखें, उससे पहले ये ए और बी और ये कंडीशन और अनकंडीशनल के कैलकुलेशन कैसे होते हैं वो समझते हैं। हाँ, हमें इजी तो समझ में आता है फेवरेबल अपॉन टोटल, लेकिन क्या देखते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं, कुछ सिचुएशंस लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास में एक 100 ट्रायल का डेटा है, 100 ट्रायल का डेटा है। इट कैन बी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इट कैन बी मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स की हमारी क्लास है, उसमें हमारे पास में कुछ डेटा आया मार्क्स का। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये अब हमारे पास में 100 स्टूडेंट्स का डेटा है जी, जिसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। नाउ इस 100 स्टूडेंट्स के डेटा में मेरे पास में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 60 मार्क्स लेके आए हैं, वो टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं। दिस ब्लॉक इज ऑफ 70 स्टूडेंट्स। तो जो ब्लॉक में कवर नहीं हुए, इसका मतलब उन स्टूडेंट्स के मार्क्स साइंस में 60 से बिलो रहे, या इक्वल्स टू भी लगा देते हैं ऑफ कोर्स, 60 से बिलो रहे, वो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट, हमने एक और एग्जाम भी लिया होगा साइंस के अलावा, लेट से मैथमेटिक्स का भी एग्जाम लिया।
तो जब उस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट मार्क्स को हम इवेल्युएट करते हैं तो मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन 60% 60 मार्क्स लाने वाले टोटल स्टूडेंट हो गए जी 45। अब ये टोटल तो 100 थे, तो 100 में से 70 हो गए, तो 45 नहीं, 70 45 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक साइंस के मार्क्स है और एक मैथमेटिक्स के मार्क्स है, तो वो दो अलग अलग हमारे लिए इवेंट्स है यहां पर। तो मैथमेटिक्स के मार्क्स का अगर मैं बॉक्स बनाना चाहूं तो क्या वो इस रेड बॉक्स के अंदर होगा? हो भी सकता है। क्या वो इस रेड बॉक्स के पूरा बाहर होगा? नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि रेड बॉक्स के पूरा बाहर टोटल 30 स्टूडेंट्स का ही डेटा है, टोटल 30 स्टूडेंट्स का ही डेटा है। तो बाहर वाला एरिया 45 स्टूडेंट्स को कवर नहीं कर सकता है। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये ब्लैक वाला बॉक्स पूरा इस रेड बॉक्स के अंदर है, यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वही साइंस में भी मार्क्स लेके आए और वही मैथ्स में भी मार्क्स लेके आए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहले मैं एक काम करता हूं कि जी ये कुछ एरिया कॉमन है, कुछ बच्चे कॉमन है जिसके साइंस में भी 60 है प्लस है, और उन्हीं के मैथमेटिक्स में भी 60 प्लस है, 60 एंड अबव है। कुछ अलग भी हो सकते हैं जिनके साइंस में बट मैथ्स में नहीं, कुछ के मैथ्स में है बट साइंस में नहीं। तो वो अगर मैं प्लॉट करना चाहूं डायग्रामेटिकली तो वो कुछ इस तरीके का डेटा हो जाएगा 45 स्टूडेंट्स का। अब ये 45 स्टूडेंट्स, अब हमें समझ में आया कि देयर इज सम एरिया जहां पर मैथमेटिक्स और साइंस के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में 60 लेके आए, ए एंड बी, एम एस एंड एम, यहां हो गया। यहां इसका मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी है जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है, जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में 60 प्लस लेके आए, 60 एंड अबव लेके आए, इसीलिए वो टोटल 100 एंड अबव हो रही है। ये होने का रीजन भी वही है कि वो टोटल, अब वो कितने हैं कैसे हैं पता चलेगा, वो आपको नंबर्स अगेन इवेल्युएट करके देते हैं। तो यहां पर हम ये मानते हैं कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स में, बोथ सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 मार्क्स वाले जो कॉमन बच्चे हैं, दीज आर योर लेट्स से 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कॉमन। अब अगर मैं बोलूं कि जी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी दो तरीके से निकलेगी। नंबर वन, फर्स्ट अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी? अब ये साइंस और मैथ्स को मैं सिंबल यूज कर लेता हूं, ए एंड बी, ए एंड बी सिंबल्स यूज कर रहा हूं, ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, यानी एक स्टूडेंट के 60 एंड अबव मार्क्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है साइंस के अंदर, सब्जेक्ट साइंस के अंदर या सब्जेक्ट ए के अंदर 60 एंड अबव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 100? 70। favorable outcomes are 70 students got more than 60 marks, 60 and above marks, so favorable outcome upon total outcome, it is favorable outcomes of A upon total outcome। तो हमने 100 बच्चों का डेटा इवेल्युएट किया, 70/100 इट इज इक्वल्स टू 0.70। What is probability of B? Probability of B. Probability of B is favorable outcomes of B upon total outcome। यानी मैथ्स या बी सब्जेक्ट में 60 एंड अबव आने के चांस कितने हैं? आउट ऑफ 145 स्टूडेंट है आउटकम्स। दिस इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.45। डन। आई होप सबको समझ में आया। नेक्स्ट, अब जब मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, व्हाट इट मींस? इट मींस दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इट मींस हम उस स्टूडेंट के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं जो ऑलरेडी बी कैटेगरी में आ चुका है, दैट इज 45 स्टूडेंट। आउट ऑफ दैट गिवन द कंडीशन दैट बी हैज हैपेंड, यानी अब हम 100 से कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं? 45 पे आ चुके हैं, बाकी 55 को हम देख ही नहीं रहे। इन 45 में से ए 60 एंड अबव आने वाले बच्चे कितने हैं? इन 45 में से 60 एंड अबव आने वाले बच्चे कितने हैं सब्जेक्ट ए में? तो ये हमारे लिए कौन सा एरिया हो गया? वो कॉमन एरिया हो गया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला इन दिस केस?
कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए में भी आपके लिए क्या लेके आए हैं, 60 अबव लेके आए, एंड बी में भी 60 अबव लेके आए. व्हाट इज द कॉमन एरिया? कॉमन एरिया इज 25 स्टूडेंट. 25 स्टूडेंट अपॉन गिवन दैट बी हैज हैपेंड, यानी कि अब सिर्फ बी वालों में से ही ये एनालाइज करना है कि जो दोनों सब्जेक्ट में 60 प्लस लाए, तो बी वाले टोटल बच्चे कितने हैं? 45. दिस इज 25 एज अ परसेंटेज ऑफ 45, नॉट 100, नॉट ओवरऑल स्टूडेंट. फॉर्मूला क्या बना? इट इज फेवरेबल इवेंट्स ऑफ हैपनिंग ऑफ ए given that B has occurred divided by, not total events, it's the favorable events outcomes of B as a percentage of B. और जब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, P BA, it means probability of outcome B given that A has happened. Probability of outcome B given that A has happened. तो B होने के क्या चांसेस है? अगर A हो चुका है, तो A हो चुका है, इसका मतलब अब हम पूरे 100 स्टूडेंट्स नहीं देख रहे, हम आउट ऑफ कितने स्टूडेंट देख रहे हैं? 70 स्टूडेंट देख रहे हैं. यानी अब हमारा दायरा क्या रह गया? सिर्फ रेड बॉक्स का रह गया. इस रेड बॉक्स में यानी कि 70 बच्चों में वो कितने बच्चे हैं जो सब्जेक्ट बी में भी 60 एंड अबाउ लेके आए? 45 तो पूरे नहीं है. कॉमन एरिया कितना है? क्योंकि 45 में से 20 बच्चे तो बाहर चले गए हैं, यहां 20 बच्चे तो बाहर आ चुके हैं, सिर्फ 25 बच्चे अंदर है. तो वो 25 बच्चे ही ऐसे हैं जो इन 70 बच्चों में से आपका सेकंड सब्जेक्ट में भी क्या लेके आए? 60 एंड अबव लेके आए. तो फॉर्मूला क्या बना? इट इज 25 अपॉन 70. तो इट इज फेवरेबल इवेंट्स ऑफ happening of B given that A has occurred upon favorable outcomes of A. तो आई होप सबको समझ में आया. एक तो एक कंडीशनल और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन के बारे में. अनकंडीशनल में डिनोमिनेटर में क्या लगेगा? अनकंडीशनल में डिनोमिनेटर में लगेगा टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. जबकि कंडीशनल में क्या हो जाएगा? कंडीशनल में फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट गिवन दैट द सेकंड इवेंट हैज हैपेंड अपॉन फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट सेकेंड इवेंट, जो ऑलरेडी हो चुका है, वो आता है आपके डिनोमिनेटर में. तो होपफुली कंडीशनल एंड unconditional, these are your conditional probabilities. These are your conditional probabilities. होपफुली सभी को समझ में आया. बढ़ाता हूं आगे यहां पर. नेक्स्ट दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं. ये तो मैंने कहा कि कुछ एरिया ही कॉमन है. अगर ये सबसेट होता तो एग्जांपल 2, क्योंकि सिचुएशन वैसा भी हो सकता है कि जी जो साइंस में इंटेलिजेंट है उन्हीं के मैथ्स में ज्यादा है. एग्जाम्पल 2, तो कुछ बच्चे ये रहे हमारे 100 बच्चे, और इसमें से ये हमारे 70 बच्चे. रेड बॉक्स इज योर ए के हो गए 70 बच्चे. और इसी में आपके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मैथमेटिक्स में भी बी इवेंट में भी क्या आ गए हैं? 45 बच्चे. अभी भी 45 है, पर अब समझने की बात है कि ये 45 इन 70 का ही हिस्सा है. इन 40 ये 45 70 का ही हिस्सा है. इट्स अ सबसेट. बी इज अ सबसेट ऑफ ए. यहां था ए एंड बी शेयर few common events, few common outcome, few, और वहां B पूरा A के अंदर ही मर्ज हुआ है. तो अब अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है तो क्या होगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, probability of A will be equals to favorable outcome of A 70 over 100.
probability of B will be equals to 45 over 100, 0.70, 0.45. ऑफ कोर्स इसकी टोटल 1 नहीं होगी क्योंकि B की प्रोबेबिलिटी A का पार्ट ही है। हाँ, आप ये कहते हैं कि A नहीं होने के चांसेस दैट इज 30%, तो A एंड A नहीं होने के चांसेस ऐड करोगे दैट विल बी 1। नेक्स्ट, हमेशा प्रोबेबिलिटी की टोटल 1 होती है, ये रूल नहीं है। प्रोबेबिलिटी की टोटल 1 तब होती है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ इवेंट होती है। ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं, ये तो इनफैक्ट एक दूसरे का ही सब पार्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा, ये तो कंबाइंड हो रहे हैं। तो यहां पर ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, तो इनकी टोटल 1 होनी भी नहीं है। सेम इज द केस विद एग्जांपल 1, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कुछ कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी ये कभी भी आपका टोटल 1 नहीं होगा। इनफैक्ट कुछ एरिया तो ऐसा भी है जो सी बाहर रह गया, जो बाहर रह गया। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालनी है तो समझना पड़ेगा 70 ये थे, 25 कॉमन लोग थे, बी के 20 लोग ऑलरेडी बाहर है, 70 के बाहर है। तो इसका मतलब जो बचे हुए सी के लोग हैं तो वो सी वाले लोग कितने हैं, 100 में से 70 गए पहले, तो वो पूरे हो गए, 30 लोग ही हैं जो रेड बॉक्स के बाहर है, जो रेड बॉक्स के बाहर है। अब इन 30 लोगों में से भी 20 लोग बी में कवर हो चुके हैं। वैसे तो 45 है पर 25 तो कॉमन हो गए, तो बाहर कितने हैं जो सिर्फ रेड के भी बाहर है पर ब्लैक बॉक्स का पार्ट है, 20। तो अब हमारे पास बचे कितने सी, 10। तो अगर अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बोलूं विल बी इक्वल्स टू 10 ऑन 100 हो जाएगा, 10 ऑन 100। अब अगर आपको पूरी लिस्ट डाउन करनी है तो स्टिल ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ए जब हो रहा है तो कुछ केसेस ऐसे भी है जहां बी भी हो रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हो ए एंड बी कंबाइंड की प्रोबेबिलिटी, ए और बी कंबाइंड की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कर दीजिए, तो जी टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। वो हम ए और बी अभी करेंगे तब अपना आप दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट, यहां बात करते हैं वापस से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना चाहूं, इंटरेस्टिंग है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड, गिवन दैट बी हैज हैपेंड, बी हैज हैपेंड जैसे ही बोलता हूं तो बी के टोटल 45 है, फेवरेबल इवेंट्स ऑफ बी बेस में आ गया। गिवन दैट बी मतलब अब आपके 100 डेटा नहीं है, अब आपका 45 का ही डेटा है। उसमें जो बी जिसके 45 है उसमें ए कितने के आए हैं, यानी कि फर्स्ट ए सब्जेक्ट में 60 प्लस कितने के आए हैं, वो तो सारे ही लोग थे, क्योंकि बी तो सबसेट है, बी तो सबसेट है रेड बॉक्स का। तो ये जो 45 है जिनके बी में सब्जेक्ट बी में 60 एंड अबव आए हैं, उनके ए में भी 60 एंड अबव आए, बिकॉज बी इज पार्ट ऑफ योर रेड बॉक्स। तो इट्स 45 अपॉन 45, ये हो जाएगा 1। बट जब मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड, इट्स दैट नीचे बेस में अब कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, फेवरेबल इवेंट्स ऑफ ए। इन 70 में से कितने लोग हैं जिनके बी में भी सब्जेक्ट बी में भी 60 एंड अबव आए, कितने हैं, ये तो सबसेट है जी, टोटल 45 इसी बॉक्स का ही पार्ट है, 45। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको जो ओवरऑल डेटा दिया है वो कोई कॉमन एरिया शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई होप सभी को कंडीशनल और अनकंडीशनल सिचुएशन के हिसाब से, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या हमेशा कुछ कॉमन एरिया में ही आएगी, देखेंगे। अगर कॉमन एरिया नहीं हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए, तो फिर क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या हाल होगा वो आगे देखते हैं, कुछ रूल्स भी बनाते हैं। तो होपफुली सभी को समझ में आई यहां तक बात, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज, ये सब हमने नोट्स में भी ले रखा है, कवर कर रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड तो ए अपॉन बी, और उल्टा अगर करता बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड तो बी बाय ए हो जाता। एंड एन और रूल अब शुरू करते हैं। अनकंडीशनल एक सिचुएशन, ये मैंने सबसेट का सर्कल में बनाया, रेदर देन बॉक्स हम सर्कल भी बना सकते हैं, इट्स ओके। यहां पर मेरा ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी और सी एक्सक्लूसिव ऑफ ए एंड बी है। तो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर ए की करनी है तो इट्स टोटल 100, 70 ऑन 100। बी की करनी है तो इट्स ओवरऑल 80, ओवरऑल 80, द कंप्लीट सेमी सर्कल इज योर बी, 10 plus 70, so that is 80%, and C is the exclusive of A and B, so it's actually example number 2 जो पहले लिया गया यहाँ पर,
इट्स अ 0.20, 20 ऑन 100। और अगर आप बी और सी की टोटल करोगे, क्योंकि ए तो अब सबसेट हो गया तो उसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द एग्जॉस्टिव लिस्ट हो गई, तो बी और सी को टोटल करते हैं वो 1 भी आता है। कंडीशन ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड, तो बी टोटल कितने हैं 80, ए कितने हैं 70, तो 70 ऑन 80। कंडीशन दैट बी ऑब्लिक ए अगर हो जाए तो ए 70 है डिनोमिनेटर में, जब ए होता है तो बी तो अपना आप ही होता है, इट्स 70 ऑन 70, टोटल हो जाएगा जी 1। अच्छा यहां कैलकुलेट ही नहीं किया इन्होंने, तो अगर मैं यहां कैलकुलेट करूं बी ऑन ए, इट इज 70 ऑन 70, इट विल बी 1। दैट्स इट। ये मेरा एग्जांपल 2 जहां कुछ कॉमन एरिया शेयर हो रहा है, एंड आई होप सबको ये इजीली विजिबल है और ये हमने ऑलरेडी कर लिया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड और किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ए एंड बी, ए और बी, हमने एक एक इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने कंडीशनल भी सीख लिया। कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसको इस तरह इजीली ये बोलेंगे, इतना बेटर रहेगा, इजी ये रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, कॉमन एरिया अपॉन फेवरेबल एरिया ऑफ कंडीशन। ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला है, ये ज्यादा इजीली समझ में आता है। कॉमन एरिया ऑफ इवेंट एंड कंडीशन डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम ऑफ कंडीशन, वैसा लिखना ज्यादा, वो शॉर्ट में इजीली समझ में आ जाएगा। कॉमन एरिया अपॉन फेवरेबल एरिया ऑफ कंडीशन, ये ज्यादा ठीक रहेगा बोलना। नेक्स्ट अब बात करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी रूल, तो लास्ट में आएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में और एडिशन रूल समझें उसके लिए हमें 4 सिचुएशन समझनी पड़ेगी। पहला सिचुएशन, फर्स्ट केस, अगर आपके पास में दो डिफरेंट सेट ऑफ डेटा है, टू डिफरेंट डेटा सेट है, यानी आपने क्या किया है, 2 डिफरेंट डेटा सेट का, इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी एक डेटा सेट का दूसरे डेटा सेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट डेटा, इसका मतलब कि जी मैंने एक एक्टिविटी की है डाइस को रोल करने की 100 बार एक्टिविटी की है, तो उस 100 बार में डाइस को जब मैंने रोल किया है तो उसमें 4 कितनी बार आया, ये हिस्टोरिकल डेटा है, 1/6 नहीं होगा। हम कोई लॉजिकल प्रायरी प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे, हम हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कहा 100 बार कर लिया, तो ये तो ऑलरेडी ट्रायल हो गए, उसमें 4 कितनी बार आया कि जी 4 उसमें 35 टाइम्स आया, तो 100 टोटल डेटा है, और ए आने की प्रोबेबिलिटी, दैट 4 इज ए, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी इज योर 35। ए कितनी बार आया है आपका, 35 बार आया है। ये एक डेटा सेट है। दूसरा डेटा सेट है, मैंने कॉइन को फ्लिप किया, टॉस किया, और जब कॉइन को फ्लिप किया वो भी 100 टाइम्स फ्लिप किया, लेट्स से 100 टाइम्स फ्लिप किया है, 50 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। और उसमें हेड्स कितनी बार आया कि जी उसमें हेड्स 30 टाइम्स आया है, या ये कहूं बी इवेंट कितनी बार आया है, 30 टाइम्स आया, तो बी नहीं आया वो 20 टाइम्स है। उसका ए वाले डाइस वाले एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं है, 2 डिफरेंट डेटा सेट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो इट्स 35/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना है, इट्स 30/100, डन। व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी दोनों एक साथ हो जाए, हमेशा दोनों एक साथ हो जाए, ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या जी, ए भी हो और बी भी हो, दोनों होने चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो ये ए एंड बी किस तरीके से होगा, ये एक तरीके का ये हो गया जी ए। अच्छा यहां पर भी अगर मैं बात करूं, दोनों में दोनों सब्जेक्ट में 60+ आए हमारे एग्जाम्पल 2 में, तो दोनों सब्जेक्ट में 60+ आए, इट्स 45/100, 45/100, 45 वो बच्चे हैं जो ए में भी 100 लाएं और 45 वो बच्चे हैं जो बी में भी 100 लाएं। तो अगर मैं यहां बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इट विल बी 45/100, इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी वही हो रहा है, और बाई चांस है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वही बन रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बात करूं,
तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जो दोनों में 60 प्लस लाए, वो टोटल कितने बच्चे हमारे कॉमन? 25 बच्चे, 25/100। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। दोनों में 60 प्लस लाने वाले, 60 एंड अबाउ लाने वाले आउट ऑफ 100 25 बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या लेके आए हैं, आपका 60 एंड अबाउ लाए। तो ये 25/100 जब हमने यहां किया, या यहां पर ये जो 45/100 हमने किया, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। क्या आपको ये रिलेशनशिप दिखा? व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ऐसा हुआ, अगर ऊपर वाले केस में बात करूं, इट्स बेसिकली 25 आउट ऑफ 70 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, और ऐसा लिख सकता हूं 25 डिवाइड बाय 45 और मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइड बाय 100। तो ये 45 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, या फर्स्ट वाले केस में 70 कैंसिल हो जाएगा। जब मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी ए में भी 60 एंड अबाउ, बी में भी 60 एंड अबाउ, वो तो कॉमन एरिया 25, और दोनों में लाए, इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 25 डिवाइड बाय 100 हो गया। दिस इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स 60 एंड अबाउ इन बोथ सब्जेक्ट्स, so 25%। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करूं तो इट्स 25/70 मल्टीप्लाइड बाय 70/100। एंड सेकंड, दूसरा ब्रेकडाउन भी क्या हो सकता है? 25/45 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया? इफ यू सी 25/70, ये मैंने कहीं किया है क्या? यस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, दिस इज P B oblique A multiplied by 70/100. This is probability of A. और दूसरा केस क्या किया? 25/45, 25/45, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B oblique A, नीचे दिख रहा है A oblique B, सॉरी, multiplied by what is 45/100, it is probability of B। तो अगर आपको ज्वाइंटली दो इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी चाहिए, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए एंड बी, ए बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई, व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां तो ये रूल चल रहा है, चलो सेकंड में देखते हैं, यहां पर क्या आया हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी 45 ही आया, 0.45 आया। तो मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूं? अगेन इसको देखिए कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड 45/45, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एग्जैक्ट सेम रूल लग रहा है यहां पर भी। व्हाट वी हैव यूज्ड? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो 45 कैंसिल हो गया, एक 45 रह जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन 100। सेकेंड केस भी कर सकते हैं, बी ए वाले को यूज करें तो 45/70 मल्टीप्लाइड बाय 70/100। व्हाट इट मींस? इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 45/70 क्या है हमारा? बी ए अपॉन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। किसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाइड बाय अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, और वाइस वर्सा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इनफैक्ट यहां पर भी ऐसा ही है। जब मैंने आपको दो अलग अलग इवेंट दिए, एक है डाइस रोल कर रहे हैं जिसमें 4 आने के चांसेस 35 है आउट ऑफ 100, एक में कॉइन फ्लिप कर रहे हैं जिसमें 50 में से आपके 30 चांसेस है कि हेड्स आएगा या इवेंट बी आएगा। तो भाई दोनों आएंगे, उसके क्या चांसेस है? तो दोनों आएंगे उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड, बी हो चुका है और अब ए हो रहा है, पर ये तो कोई कॉमन एरिया वैसे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऊपर वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, यहां पर ऊपर वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, दोनों हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड वो निकालनी है, या फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, उसके बाद ये रूल अप्लाई हो पाएगा। ए के फेवरेबल चांसेस बी हो चुका हो अपॉन फेवरेबल चांसेस ऑफ बी, तो ए को तो वैसे तो
बी से कोई लेना देना ही नहीं है, ए को वैसे बी से कोई लेना देना ही नहीं है, बी हो नहीं हो तो भी ए तो अपने लेवल पे ही क्या हो रहा है, उसका एग्जिस्टेंस हो रहा है, उसका आउटकम आ रहा है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक क्या होगा, बी। ए हो तो भी, बी हो तो भी 35 टाइम्स ए होगा, और बी नहीं हो तो भी वो 35 टाइम्स होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। Same is the case with probability of B given that A has happened, that is probability of B। क्योंकि B को A से अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वही मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। B हो नहीं हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरी तो यही प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। मैं तो अपने 50 में से 30 टाइम्स ही हेड्स आएगा, या फिर 100 में से 4 आने के चांसेस 35 ही रहेंगे। बी हुआ तो भी 35 चांसेस, बी नहीं हुआ तो भी 35 चांसेस, ये आउट ऑफ 100। दैट्स इट, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज 0.35 multiplied by 0.60, 0.35 डिवाइड बाई 30 क्यों, फिर 100 क्यों किया? ओके, अपने एक तो ये 50 लिया है तो 50 से डिवाइड होना चाहिए था। 30 बाई, अरे 50 होना चाहिए था, एक तो यहाँ ये चेंजेस है भाई थोड़ा सा। 30 बाई 50, सो व्हाट विल बी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी? जॉइंट प्रोबेबिलिटी विल बी 30 बाई 35 बाई 100 multiplied by 30 by 50, which is equals to how much? Let's see. .35 multiplied by 0.6 is equals to 0.21. Only 21% चांसेस है कि आपके ये दोनों इवेंट, दोनों A एंड B एक साथ हो जाएंगे। Only 21% चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, या फिर इधर लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B given that A has happened, that is 30 by 50 multiplied by 35 by 100, वापस आना क्या है आपका? 0.21 ही आना। बट अब अगर मुझे निकालना, तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो जब भी आपको एंड का बात करते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनकी इंडिपेंडेंट अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका ओवरऑल कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी, ए हो तो भी ठीक, बी हो तो भी ठीक, दोनों हो जाए तो भी ठीक। तो ए होने की क्या चांस है कि जी 35 अपॉन 100, 0.35। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिर्फ ए हुआ तो भी हमारे को इंक्लूड करना है, प्लस सिर्फ बी हुआ तो भी हमें इंक्लूड करना है। पर अगर कुछ कॉमन एरिया आ गया, अब यहां तो मैंने एक्चुअली 60 एंड 35 95 हो रहा है। अगर मैं इस नंबर को 35 की जगह थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर और की प्रोबेबिलिटी नहीं, नॉट एप्लीकेबल करनी है, वो 1 के क्रॉस हो जाती है। अभी अपने नंबर छोटे रखे हैं, अभी अपन ने नंबर थोड़े से छोटे रखे हैं, इसलिए आपको लगेगा कि ना जी ये तो कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इस ए को चेंज करके 45 करता हूं, तो भी 45 कर देते हैं, 45 कर देते हैं। दिस इज 45, so this changes to how much? 45, and this also changes to 45। yes, अब ठीक रहेगा। 45 and 45, so 45 ये नहीं, ये वाला इधर वाला चेंज करना था। तो 30 अपॉन 50 and 45 upon 100. So let's see what is the value. 30 45 into 0.6, the combined probability is 27। अब ठीक है, 0.27। अच्छा, इस 0.27 को ऐसे भी समझा सकता हूं, कुछ इस तरीके से समझते हैं। लेट्स से हमने एक शुरुआत करी और शुरुआत में डाइस 100 टाइम्स रोल किया। 100 टाइम्स जब रोल किया तो 4 कितनी बार आया होगा जी? 45 टाइम्स आया होगा। 4 कितनी बार नहीं आया होगा कि जी? 55 टाइम्स आया होगा। तो ये 55 टाइम्स तो हमारा फेवरेबल इवेंट ही खत्म हो गया। तो मैं बात कर रहा हूं ए और बी कंबाइंड लाने की बात है, तो 55 में जब ए हुआ ही नहीं है तो ये तो हमारा कंबाइंड में इंक्लूड ही नहीं होगा।
अब ये जो 45 मैंने ट्रायल डाई इसके किए थे और उसमें 4 आ चुका है, उसमें वापस जब मैं टॉस करता हूं 50 टाइम इसके बाद में, तो हेड कितनी बार आएगा? 30/50, तो 30/50 मीन 60% टाइम्स आएगा। दिस इज योर 0.60, दिस इज योर 0.45, 45% टाइम्स हमारा 4 आया। अब इस 4 में भी जब मैं कॉइन को 50 टाइम्स फ्लिप करूंगा, वो 60% चांस ये को आपका क्या आएगा? हेड्स आएगा। तो इस 45 से भी आगे बढ़ने के दो चांसेस हो गए कि जी हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। हेड्स आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6, 0.45 एंड 0.6। तो दोनों इवेंट कंप्लीट हो जाए, दो, इसीलिए इसका सब्जेक्ट, इस चैप्टर का नाम है, इस लर्निंग मॉड्यूल का नाम है प्रोबेबिलिटी ट्री। हम यहां क्या करेंगे? ट्री बनाएंगे, ब्रांचेस की तरह इसको ओपन करेंगे, ब्रांचेस की तरह इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो अब ये एक तरीके से ये इफेक्टिवली 4 ब्रांचेस ओपन हो गई लास्ट में। यहां पर भी 0.6 और यहां पर भी 0.4। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 60%, हेड्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 40%। सेम केस, आपका 4 आया ही नहीं, पर उसके बाद हेड्स तो आ ही सकता है। 4 आया ही नहीं, आपका हेड्स भी नहीं आया, तो ये टोटल क्या आपके सिचुएशन बन गए? दिस इज 4 प्लस हेड्स, 4 प्लस टेल्स, अदर देन 4, तो मैं इसको लिखते हैं 4 कॉम्प्लीमेंट। 4 कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली 4 नहीं आने का चांस है। तो 4 कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं? जो आपका इवेंट है उसके ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं। 4 कॉम्प्लीमेंट प्लस हेड्स एंड 4 कॉम्प्लीमेंट प्लस टेल्स। आपको इस हेड्स को भी, आप यहां पर टेल्स को भी क्या कर सकते थे? आप यहां पर भी एच सी लगा सकते थे और एच सी लगा सकते थे, एच सी। तो अब मेरे को वो प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो आउटकम चाहिए आउट ऑफ द टोटल आउटकम जिसमें ये दोनों अकर हुए। यानी कि मेरे लिए क्या हुआ? हम यहां से बढ़े, सबसे पहले स्टार्ट हुए 100 से, यहां 45 भी पहुंचे। 45 के भी 60% हम यहां पहुंचेंगे, क्योंकि 40% तो फिर सेकंड रूट पे, सेकंड ब्रांच पे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो 45 का 60% कितने लोग होते हैं जी? 45 का 60% ही आगे हेड्स लेके आएंगे, 45 का 60% ही आगे हेड्स लेके आएंगे। वो टोटल कितने इवेंट्स होंगे? 27। तो इसीलिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? आउट ऑफ 100 27 सिचुएशन ही ऐसी होगी जहां पर आपको हेड्स भी मिलेगा और 4 भी आएगा। इसीलिए 27/100 आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 0.27 आ गया। तो इसको इस तरीके से भी समझें तो भी ठीक है। तो हम ब्रांच, ये डिसीजन ट्री की बात हम आगे भी लेंगे और आगे इस तरीके से पूरा ट्री ओपन करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए और बी आ जाए, तो जी ए और बी ऐसे भी सिचुएशन होंगे जहां ए आ जाए वो भी ओके, बी आ जाए वो भी ओके। बट कुछ ऐसे सिचुएशन, अब जब अगर आपने ये दोनों ऐड कर दिए ना, तो ये कुछ चीजें ऐसी हो जाएगी जहां ए और बी दोनों आए, वो कंबाइंड बी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो दो दो बार इंक्लूड होंगे, दो दो बार इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों? जब ए और बी, ये ऐसे सिचुएशन होंगे ए प्लस बी एंड ए विदाउट बी, ए विथ बी एंड ए विदाउट बी भी इसमें इंक्लूड है। और यहां पर भी जब बी अकर हुआ है तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी को भी टोटल ऐड कर लिया है, तो इसमें भी क्या क्या दो इंक्लूड हो गए? बी विथ ए और सेकेंड बी विदाउट ए। प्रॉब्लम ये हुई है कि ए बी विथ बी और बी विथ ए इज वन एंड द सेम। ए एंड बी वो दो बार इंक्लूड हो गया। तो जब दो बार इंक्लूड हो गया तो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा? उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी? द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.45, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.60। दोनों के आने के चांसेस क्या है जी? कि 0.27 माइनस कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 0.45 प्लस 0.6 प्लस माइनस 0.27 इज इक्वल्स टू 0.78। दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, तो उसके चांसेस इन्होंने बोले 0.78। पर क्या ये कहना यहां पर ठीक रहेगा? क्या ये कहना यहां पर ठीक रहेगा
कि जी इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा, उसके 78% चांस है। दोनों में से एक होगा, उसके चांसेस अगर 78 है तो वो एक्चुअली मेरे फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट आउटकम को भी इंक्लूड कर रहा है, सेकंड को भी इंक्लूड कर रहा है, थर्ड को भी इंक्लूड कर रहा है, थर्ड को भी इंक्लूड कर रहा है, बस फोर्थ वाला इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाले में दोनों हो रहे हैं, फोर भी आ रहा है, हेड्स भी आ रहा है। सेकंड वाले में एटलीस्ट फोर तो आ ही रहा है, हेड्स नहीं आ रहा, तो थर्ड वाले में फोर नहीं आ रहा बट हेड्स तो आ ही रहा है। लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होना चाहिए जिसमें हेड्स भी नहीं है और फोर भी नहीं है। तो क्या यहां पर ये कह सकता हूं कि जी 27 तो फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, 45 में से अगर फर्स्ट लेवल पे 27 सिचुएशंस बन चुकी है तो यहां पर कितनी होगी बची हुई 40%, 0.45 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू 18 सिचुएशन ऐसी होगी जो सेकेंड लेवल पे आएगी, यानी कि 4 आएगा बट हेड नहीं आएगा। थर्ड सिचुएशन क्या होगी, आउट ऑफ 55 60% चांस है कि हेड आ जाएंगे, यानी कि 33 सिचुएशंस यहां पर भी आ जाएगी। और बचे हुए 22 सिचुएशंस ऐसे होंगे जो आपका ना हेड्स आएगा ना फोर आएगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू योर 100 माइनस 22 दैट इज 78। तो 78 ऐसे चांसेस होंगे, 78 ऐसे चांसेस होंगे जहां पर या तो ए हो चुका होगा या बी हो चुका होगा या फिर ए और बी दोनों ही हो चुके होंगे। तो 78 आउट ऑफ 100 अगर ऐसे चांसेस है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 78 अपॉन 100 हो जाएगी। तो किस तरीके से कैलकुलेट किया हमने, एक्चुअली हमने ए की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, बी की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, और इनके अगर कोई कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है और दो बार इंक्लूड हो गई क्योंकि आपने दोनों की एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया है, तो अगर वो कंबाइंड इवेंट शेयर करते हैं तो दोनों दो बार एडिशन हो चुका होगा शेयर कॉमन एरिया का, तो हमने उसमें से उसको क्या कर दिया, वापस सब्ट्रैक्ट कर दिया। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ए बी की क्या कर दी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या कर दी, एक बार वापस हटा दी। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए हो जाए और बी हो जाए, कोई एक तो होगा ही होगा या दोनों होंगे। इन केस ऑफ योर फर्स्ट सिचुएशन वेर यू आर गिवन टू डिफरेंट डेटा सेट और आपका इंडिपेंडेंट डेटा है, तो कोई ना कोई एक तो होगा ही, उसके ओवरऑल चांसेस कितने हो जाते हैं, 78% चांसेस हो जाते हैं। आई होप सबको समझ में आया। नेक्स्ट इज अगर आपका सिंगल डेटा सेट है, सिंगल डेटा सेट है तो अब आपके पास में क्या होगा, सेकेंड केस, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट्स, यहां पर आपको सिंगल डेटा सेट मिलेगा। डेटा सेट यानी अब या तो सिर्फ कॉइन के फ्लिप के क्वेश्चन होंगे या सिर्फ आपके क्या होंगे, डाइस के रोल के क्वेश्चन होंगे या होंगे एक क्लास के मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसमें फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या कि एक होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। तो अब आपके पास में एक सिंगल डेटा सेट है 100 का, उसमें इवेंट ए होने के चांसेस 45 है, ए इज 45। बी ए होगा तो बी नहीं होगा, तो बी होगा तो ए भी नहीं होगा, 25। टोटल हो गए जी 70 इवेंट्स, तो ए और बी दोनों नहीं होंगे, वो हो जाएगा सी, दैट इज योर 30 इवेंट्स। अब वापस से सबसे पहले अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 45 ओवर 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 25 बाय 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर निकालना है दैट इज 30 बाय 100। डन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड, इट इज कॉमन एरिया डिवाइडेड बाय फेवरेबल इवेंट्स ऑफ बी, कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड, कोई कॉमन एरिया नहीं है, कोई कॉमन एरिया नहीं है, क्योंकि जब ए होता है तब बी होता ही नहीं, तो कॉमन एरिया ही नहीं, तो कॉमन एरिया जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, अनकंडीशनल जीरो हो गए। बात करते हैं, अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों एक साथ हो जाए, दिख ही रहा है कभी नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है,
probability of A given that B has happened multiplied by probability of B, or probability of B given that A has happened multiplied by probability of A. क्या वैल्यू आएगी? 0 into 0.45 नहीं 0.25, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, और 0 into 0.45 कर दीजिए, अगेन आना तो 0 है। तो यानी कि जहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वहां कभी भी एंड वाली प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि वो होते ही नहीं है कॉमनली काम करने वाले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। ए हो जाए तो भी ठीक, बी हो जाए तो भी ठीक, दोनों तो साथ वैसे भी नहीं होते। दिख ही रहा आउट 70% आना चाहिए, 45 + 25 टोटल आना ही चाहिए क्या? 70%। 70 चांसेस है कि या तो कोई ना कोई एक तो होगा। क्या करना है? एडिशन रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जो कि खुद 0 है, कॉमन एरिया ही नहीं है तो कुछ माइनस होगा ही नहीं। तो एंड में लगेगा मल्टीप्लीकेशन रूल और में लगेगा आपका एडिशन रूल। इट इज 0.45, 0.25 माइनस 0, 0.70। यहां ध्यान देने की बात है, यहां ध्यान देने की बात है, ए और बी होने के चांसेस 70 है, तो ए और बी नहीं होने के चांसेस वो सी है, बिकॉज सारी चीजें ही क्या है? एक्सक्लूसिव है। तो और एंड में हम, अच्छा, और का जब आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको ए एंड बी निकालना ही पड़ेगा, यानी जब आपको एडिशन रूल लगाना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल का कैलकुलेशन तो पहले करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो और वाला कैलकुलेशन भी नहीं होगा। होपफुली सभी को समझ में आया। डिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब क्या करते हैं? कॉमन एरिया ले लेते हैं, सिंगल सेट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सेकेंड केस, ए एंड बी शेयर कॉमन एरिया, A and B share some common area, some common area कुछ तो शेयर करना है। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो उसके पहले तो कॉमन एरिया है कैसा? सबसेट है या कुछ ही कॉमन एरिया है? पहला केस कुछ कॉमन एरिया है, कुछ पार्ट है। तो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं यहां पर ए, ए के कर देते हैं, ये टोटल कर देते हैं 100, ये हो जाएगा आपका 70। कुछ अपने कुछ लिया तो था एग्जाम्पल, यहां पर वही लेते हैं ना। कॉमन एरिया 70, 45 एंड कॉमन एरिया करेंगे 25। यस, 70, 45 and common area is 25. This is B. Now done. अब बनाते हैं अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 70/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 45/100। C अभी बात नहीं करते, C वैसे निकाल सकते हैं। A अगर आपका 70 है, B अगर आपका 45 है, A एंड B आपका 25 है, तो आई कैन से इट, और टोटल A प्लस B प्लस C सब मिला के आपका ओवरऑल टोटल, A प्लस B नहीं बोलना चाहिए, टोटल आपके 100 है। तो आई कैन से C इज इक्वल्स टू 70 + 45 - 25 होल माइनस 100, 100 माइनस A के 70, B के 45, बट क्योंकि कॉमन है तो वो 25 को आपको क्या करना चाहिए? उसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो ओवरऑल A और B के एक्सक्लूसिव इवेंट्स कितने हो गए? 70 + 20 90, सो C विल बिकम 10। जरूरत नहीं पड़ती वैसे हमारे को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल्स टू 10/100। पर हमें तो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज हैपेंड। Probability of A given that B has happened, this means common area of AB, A given that B is done 25 over favorable of event of B, not total event. B हो चुका है तो अब हम 100 से 45 पे रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। उसमें A के कितने चांसेस है कि जी 45 में 25 ही ऐसे चांस है कि आपके A भी होगा और B हो चुका है उसके बाद में।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड, तो नीचे आ गया 70 फेवरेबल इवेंट्स ऑफ बी। इन 70 में बी होने के क्या चांसेस है जी? 25। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना आना चाहिए? 25% आना चाहिए। आउट ऑफ 100 कॉमन एरिया 25 है। कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए अनकंडीशनल, कंडीशनल ऑफ ए को अनकंडीशनल ऑफ बी से करें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिए, कोई भी एक कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। 25 ओवर 45, 45 ओवर 100, और 25 over 70, 70 over 100. Anyone? So this is equals to, this is probability of A, B is equals to 0.25. Next, probability of A or B. कोई भी एक हो तो probability of A इंक्लूड होनी चाहिए, probability of B इंक्लूड होनी चाहिए, बट क्योंकि ए और बी आपने टोटल ऐड कर लिया अपने अपने में, तो इसमें जो कॉमन एरिया वो 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इज हाउ मच? 0.7, बी इज हाउ मच? 0.45, सी कंबाइंड इज 0.25, तो ओवरऑल इज 0.90, और इसी का रिवर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही नहीं हुए तो सी हुए, तो सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10% दिख ही रही है हमें। सो दिस इज द केस वेयर ए एंड बी शेयर सम कॉमन एरिया। नेक्स्ट केस, अभी देखिए 3 केसेस हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट हो चुका है, डिपेंडेंट या सिंगल सेट है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो हो चुका है। वहां पर एंड वाली प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं क्योंकि है ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जहां पर एंड नहीं है, जहां कॉमन एरिया है, वहां पर भी हमने वैल्यूज निकाली है। अब लास्ट एक और सिनेरियो बनता है जहां ए और बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, हमने ये भी कुछ एग्जांपल बनाया तो था, ए इज सबसेट ऑफ बी, एग्जांपल 1 एंड दिस इज योर एग्जांपल 2। तो यहां पर ए 70 है, बी इज सबसेट लिखा अपन ने, बी 45 है। सेकेंड केस, बी इज यानी कॉमन एरिया तो है, सबसेट ऑफ ए, दिस इज योर ओवरऑल 100, दिस इज योर ओवरऑल 100, उसमें आ गए ए 70, उसमें बी सबसेट है आपका 45, आई थिंक यही है, 70 और 45, 70 और 45, यस। वापस से कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे सी कितना हो जाएगा? सी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? सी विल बी इक्वल्स टू 30 होगा। ए के बाहर वाला सारा ही एरिया सी है, बी है ही नहीं उसमें, और बी बी पूरा का पूरा कॉमन एरिया का भी पार्ट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 70 ओवर 100, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी 45 ओवर 100, अनकंडीशनल बोल रहा हूं मैं, अनकंडीशनल का सिंबल सिर्फ ओनली उस इवेंट का सिंबल लिख दिया जाता है। अनकंडीशनल ऑफ सी इट्स 30/100, एंड ऑफ कोर्स ए बी सी टोटल 100 नहीं है क्योंकि बी तो ए का ही पार्ट है। ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड, तो बी के फेवरेबल इवेंट कितने हैं जी? 45, और जब जब बी होता है ए तो अपना आप ही होता है क्योंकि बी तो ए का ही पार्ट है, 1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज हैपेंड, फेवरेबल इवेंट ऑफ ए 70, उसमें बी 45 टाइम्स होता है। ए बी की प्रोबेबिलिटी एंड ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों होने चाहिए, दिख ही रहा है 45 ओवर 100 आना चाहिए क्योंकि कंबाइंड एरिया वही है। क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीप्लिकेशन रूल। इसीलिए बार बार मैं ये चारों सिचुएशन से बियॉन्ड अब कुछ भी नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, this is equals to a oblique b is 1 multiplied by 45 over 100, और 45 over 70 multiplied by 70 over 100 आना भी चाहिए था। 45% is your common area, वही तो चाहिए, a and b दोनों होना चाहिए।
0.45, किसी से भी निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, अनकंडीशनल ऑफ फर्स्ट, कंडीशनल ऑफ वन सेकेंड, या अनकंडीशनल ऑफ सेकेंड एंड कंडीशनल ऑफ फर्स्ट, एक ही बात। यही हमारा बेस रूल का भी बेस भी बनने वाला है। ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब भी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ऑलरेडी हो चुका है, ये तो कंबाइंड 2 बार आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस करिए। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 70/100, बी 45/100 एंड माइनस 0.45, तो ऑटोमेटिक ए और बी, तो ए जब होगा तो बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सबसेट है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज 0.70, दैट्स इट। तो ये हमारे हुए जी मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन रूल विथ ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशन। हमें पूरा हुआ, हम टोटल प्रोबेबिलिटी रूल नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और नेक्स्ट सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बेस रूल्स भी आगे कंप्लीट करेंगे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी रूल को यूज करते हुए वो भी सीखेंगे। तो क्लोज करते हैं यहां पर, डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर।